हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्ट और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो हम लाए हैं लेक्चर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी चैप्टर क्लास 9 का। ठीक है। सो हमने 3 लेक्चर बनाए थे। 2 लेक्चर में हमने वर्क के ऊपर बात की थी, सेकंड में हमने एनर्जी के बारे में बात की। थोड़ा एनर्जी का रह गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शायद। तो ठीक है, तो वो पढ़ेंगे आज। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल और पावर, हो सके तो पावर में। ठीक है। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो लॉ है हमारा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा वो स्टेटमेंट है। इसके आगे भी है कि एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड देयरफॉर द एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऐसा किसी किसी बुक में लिखा होता है, स्टेट बोर्ड की बुक में है, सीबीएसई के अंदर नहीं होता है, सीबीएसई में इतना ही। ठीक है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी होगी तो वो कभी क्रिएट हो नहीं सकती या डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। वो यूनिवर्स में पहले से ही एग्जिस्ट करती है और वो कांस्टेंट ही है। लेट सपोज अगर मैंने बोला कि मैंने इस बोर्ड को एक फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में इस बोर्ड को मैंने फोर्स लगाया, तो मैंने क्या की, एक एनर्जी लगाई किस डायरेक्शन में, बोर्ड की डायरेक्शन में। मैं ऐसे बोलूँगा ये बोर्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैंने एक फोर्स लगाया। तो आप ऐसा बोलोगे कि जान दो, फोर्स की बात नहीं। लेट अगर मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो हमने कन्वर्ट कर दी लाइट एनर्जी में। कैसे? हमने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ की तो उस पर हमने बल्ब लगा दिया, तो वो किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका कन्वर्जन हो सकता है दूसरे फॉर्म में, बट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना, सपोज अगर हमने बोला कि यहाँ पर कुछ एक एनर्जी लगी है एक्स, लेट सपोज एक्स, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस लाइट एनर्जी में जितनी भी एनर्जी लगेगी वो भी इक्वल होगी एक्स की। मतलब ये दोनों एनर्जी इक्वल होगी। यहाँ पर कोई भी एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो सकती या डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। ओके, क्लियर है? ठीक है। एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमने थर्ड लेक्चर में देखा था ये, हाउ इट विल ट्रांसफर। ये तो बहुत छोटा था, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं थी, बस छोटी सी स्टेटमेंट है। एग्जाम में आया तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने पड़ता है। ठीक है, मेन टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? देखो, फ्री फॉल का उसके वर्ड, उसके हेडिंग से ही पता चलेगा व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है, तो फ्री फॉल का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी गिर रही है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये जो मार्कर है ये गिर गया, जान दो, सच में गिर गया। ठीक है, तो ये मार्कर गिर गया, तो ये किस वजह से? तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अगर सुनो, मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि देखो, अगर मेरे पास ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ पे है, तो तुम मुझे बताओ कितने फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के ये एयर वाला जो भी फोर्स है उसको छोड़ दो, बायएंड फोर्स को छोड़ दो, तो मुझे बताओ तुम अभी यहाँ पर कितने फोर्स हैं। फोर्स तो 2 हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक मेरा हाथ जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स। मतलब जो हमारा मार्कर है, तो उस मार्कर पे, ये जो मार्कर है, तो उस मार्कर पे 2 फोर्सेस लग रही है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम mg बोल सकते हैं या g, ज़्यादातर जान दो g मानो, इसको इजीली समझेंगे। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की तरफ g, और एक दूसरा फोर्स है जो कि है फोर्स 1। ठीक है, F1। मैंने उस मार्कर को, मेरे हाथ से एक फोर्स लगाया, उसको हम बोलेंगे F1।
बट सुनो, यहाँ पर क्या है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और मैंने क्या बोला कि ये मेरे हाथ पर है। अभी ऑब्जेक्ट किस जगह पर है? एक ही जगह पर तब से है, ठीक है, एक जगह पर है, मतलब ये क्या है? रेस्ट पे है। ये किस पे है? रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी एंड जो मैंने फोर्स इस हाथ से इस मार्कर पे लगाया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए रेस्ट पे है, मतलब बैलेंस फोर्स है। और अगर मैंने बोला कि ये मार्कर अभी बैलेंस फोर्स पे है और मैंने झट से इस मार्कर को ऐसे सिंपली छोड़ दिया, तो तुम मुझे बताओ व्हाट विल बी द स्टेटमेंट। मतलब सुनो, जब मेरे हाथ पर मार्कर था तब दो फोर्सेस एक्ट हो रही थी, एक तो था F1 और एक तो था ग्रेविटी। एक मैंने फोर्स लगाई और एक ग्रेविटी ने फोर्स लगाई, दोनों अपोजिट थी, इसलिए वो मार्कर रेस्ट पे था, बैलेंस फोर्स थी इसलिए, ठीक। बट अभी क्या हुआ, जब मैंने छोड़ा उस मार्कर को, तब मैंने फोर्स हटा दिया, मैंने मेरे हाथ से फोर्स लगाना हटा दिया, तो F1 तो हो गया हमारा कैंसिल, बचा क्या? G। और अगर किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वर्क डन किस डायरेक्शन में होगा? वर्क डन होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ की उसको खींच रही है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ गिरा? नीचे की तरफ। समझे? देखो, फ्री फॉल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली हमारे ग्राउंड, हम जमीन पर गिर रहा है, बट किस वजह से गिर रहा है वो बताना चाहिए, वो है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से अगर गिर रहा है तो उसे हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेट्स सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, अगर ये कुछ हाइट है यहां से, यहां पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर हो आप यहां पर खड़े, ठीक है, आपके पास है एक बॉल, आपके पास एक बॉल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और आपने क्या किया, सिंपली उस बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से, उस बिल्डिंग की हाइट मान लो कुछ, जान दो, ठीक है, हाइट की यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपने उस बॉल को हवा से छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया, तो ये बॉल क्या करेगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। वाई? ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉल नीचे गिरेगा और बॉल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, रियलिटी में सभी फोर्सेस को इमेजिन करो, कितने भी फोर्स जो भी इस पे एक्ट कर सकते हैं, सभी को इमेजिन करो, कौन से फोर्स इस पे एक्ट करेंगे जब वो बॉल यहां पर होगा, पॉइंट सी पे जब होगा तब कितने फोर्स उस पे एक्ट हो गए, मतलब वो अभी हवा में ही है, हमने छोड़ दिया, वो बस जा रहा है, मतलब हवा में ही है, तब उस पे कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, ओके। सुनो, हमारा बॉल है, तो मैंने क्या बोला कि सभी फोर्स इमेजिन करो। बिल्डिंग कहाँ पर होती है? हमारे घर के आसपास, तो हमारे घर के आसपास एयर भी होती है। तो सुनो, अगर इस बॉल के आसपास एयर है, तो अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक्स हमारा हमारा लेक्चर देखा है या कभी पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक्स, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि एक फोर्स लगता है, उसका नाम है बायंट फोर्स, और वो एक्ट होता है एयर के अंदर, वो एक्ट करता है एयर के अंदर। जब मैंने बोला कि बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, तब एयर के जो पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स, तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स दिया उस बॉल को, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिया। हालांकि ये फोर्स बहुत कम था, इसीलिए वो बॉल नीचे ही गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था, और ये अपथ्रस्ट जिसको बोलेंगे हम बायंट फोर्स, वो कम था, तो भी उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा था जो कि था बायंट फोर्स। तो उसके कारण अगर मैंने आपको बोला कि वो टग ऑफ वॉर है ना, तो उसमें एक रस्सी होती है, तो इस साइड से पहले 3 न्यूटन का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और उसके बाद इस डायरेक्शन में लगा 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो किस साइड जाएगी? ये रस्सी किस साइड जाएगी? तो आप बोलोगे रस्सी 5 न्यूटन के पास जाएगी। हाँ, एकदम सिंपल आंसर। तो
अगर मैंने ऐसे ही बोला कि बट सुनो, कुछ ना कुछ टाइम लेगी ना। 5 न्यूटन का फोर्स भले ही ज़्यादा है 3 न्यूटन से, बट कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, कुछ थोड़ा सा तो वक्त लगेगा इधर आने के लिए। बट अगर मैंने बोला कि यहाँ पर 5 न्यूटन की जगह पर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का फोर्स, तो बहुत स्पीड में इस डायरेक्शन में आएंगे, बहुत स्पीड में इस डायरेक्शन में। अभी मुझे बताओ 5 न्यूटन और 10 न्यूटन ये दोनों तो 3 से बड़े थे, बट टाइम क्यों ज़्यादा लगा? टाइम क्यों ज़्यादा लगा? तो उसके मैग्नीट्यूड और फोर्स और उस वजह से। जस्ट लाइक दिस, भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो और भले ही एयर के पार्टिकल्स इस पर बहुत कम फोर्स लगा रहे हो, बहुत मतलब निग्लिजिबल, बट ये कुछ ना कुछ टाइम लेता है इस फोर्स के कारण। अगर यहाँ पर सपोज एयर पार्टिकल्स नहीं होते तो वो ऑब्जेक्ट बहुत सीधे, बहुत फास्टली नीचे गिरता। अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करो, एक बॉल लो और एक किसी एक पेपर ले लो। तो बॉल और पेपर को आप दोनों को छोड़ दो, तो फर्स्ट कौन गिरेगा? पहले बॉल गिरेगा। क्यों? यहाँ पर मास डिटरमाइन नहीं करता, यहाँ पर करता है एक दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है, जैसे कि एयर पार्टिकल्स जो अपथ्रस्ट लगा रहे हैं, वो एक फोर्स। अगर आप वैक्यूम में ये फिर से एक्सपेरिमेंट करोगे कि बॉल और पेज दोनों को एक साथ छोड़ोगे, तो क्या होगा पता है? तब ये जो बॉल और पेज है दोनों एक साथ एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, सिंपली एक बुक ली, बुक के ऊपर दूसरा पेज रखा और बुक को छोड़ दिया, तो दोनों एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो बुक है ना, तो बुक पूरे एयर का जितना भी रेजिस्टेंस है तो वो पूरा ऑक्यूपाई वो खुद करेंगे, मतलब पेज को नहीं लगने देंगे, मतलब पेज एक वैक्यूम में है ऐसा उसको फील होगा। इसी वजह से वो। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास एक बुक है और उस पर अगर हमने एक पेपर रखा और दोनों को एक मतलब बुक को एक साथ छोड़ दिया, तो उसके साथ जो पेपर है ना, तो वो उस बुक के साथ ही गिरेगा उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो पूरा बुक ले लेगी और उस पेपर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि पेपर भी उसके साथ गिरेगा। सो इसका एक ट्रू फ्री फॉल होता है। एक ट्रू फ्री फॉल जो है वो हमेशा वैक्यूम में ही हो सकता है, पॉसिबल सिर्फ वैक्यूम में है। जैसे कि किसके सरफेस पर? मून के सरफेस पर। वहाँ पर एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहाँ पर अगर आप किसी भी दो चीज़ को लोगे, लेट सपोज एक चीज़ का मास है, एक चीज़ है जिसका मास है 300 kg, ठीक है, और दूसरी चीज़ का मास है 30 ग्राम, और दोनों को आपने 30 मीटर की हाइट से छोड़ दिया, तो भी दोनों एग्जैक्ट टाइम पे नीचे आएंगे। ये है फ्री फॉल। फ्री फॉल रियल में तो हमारे अर्थ पर हो ही नहीं सकता, अगर वैक्यूम करके वो तो अलग बात। तो सुनो, फ्री फॉल में दो ये एनर्जी भी एक थ्योरी है, एनर्जी की भी एक। तो सुनो, एनर्जी जो है तो वो कैलकुलेट होती है फ्री फॉल में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, TE लिखूंगा। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैंने एक हाइट मानी, लेट सपोज ये एक हाइट है हमारी, इस हाइट को नाम दिया ABC, और BC जो हाइट है उसको मान लिया X और इसको भी मान लिया X। तो सुनो, अभी मुझे तुम फ्री फॉल के इसमें टोटल एनर्जी बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से C तक गिरता है तो उसकी ठीक है, तो उसकी पूरी एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट ए पे है तो उसकी पूरी एनर्जी कितनी होगी? तो सुनो, इस हाइट को हमने माना, ठीक है, सुनो, उसकी टोटल एनर्जी जो होगी हमारी टोटल प्लस, अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, मतलब एक पॉइंट पे है, पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए पर है तो हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी mgh, ठीक, टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी mgh। अगर दूसरा है, ये पहले मैं बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट ए पे है, अगर हमारा दूसरा है कि ऑब्जेक्ट बी पे होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बी पे, तो क्या है?
बी पे है, इसका मतलब कि फिर से काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होने वाली। सुनो सुनो, एम जी बी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या है, एक्स, एक्स उसकी हाइट है, सो एम जी एच, हाँ ठीक है, एम जी एच ही होगा इसका भी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो टोटल एनर्जी भी इसकी एम जी एच ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आगे रेस्ट पे ही आएगा, यहाँ पर तो हवा में, तो यहाँ पर एम जी एच नहीं होगा, टोटल एनर्जी वो हो गया एम जी एच प्लस ये क्या है, एक्स, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट मूविंग पे है ना, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग में है, इसका मतलब है हाइट, हाइट माइनस एक्स, पूरी हाइट उसमें से एक्स को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर ही एम जी एच ही आएगा, एम जी एच। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, आज की इसमें फ्री फॉल ही पड़ा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।